बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। किसकी सरकार बनेगी, किसकी बिगड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं। हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि कैसे जो नई पार्टियां हैं उनके लिए एग्जिट पोल एक बुरा सपना साबित होगी। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे, जन स्वराज पार्टी की बात करेंगे, प्रशांत किशोर की रणनीतियों की बात करेंगे, साथ ही महागठबंधन और एनडीए की बात भी करेंगे कि किस एग्जिट पोल में कितना किसको क्या मिला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन स्वराज पार्टी की, क्योंकि इस बार उनकी चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा रही। प्रशांत किशोर की चर्चा काफ़ी ज़्यादा रही, क्योंकि जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कहें कि बीजेपी की रणनीतियाँ तैयार की थी, उसकी पार्टी का क्या असर दिख रहा है बिहार में। मैं अगर एग्जिट पोल की बात करूं तो प्रशांत किशोर को किसी ने अच्छे नंबर नहीं दिए हैं, बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं दिए हैं। सिर्फ एक पी मार्क करके कंपनी है, उसने 1 से 4 दिए हैं। मतलब बहुतों ने तो 0 से स्टार्ट किया, वो एक पहला सर्वे है जिसने 1 से स्टार्ट किया है। इसके अलावा एक डीवी रिसर्च है जिसने 2 से 4 सीट के बाद नंबर दिए हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ अगर प्रशांत किशोर को किसी ने दी है एग्जिट पोल में, तो वो न्यूज़ पिंच ने उनको 12.7% के करीब वोट शेयर दिया है। पर ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगभग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, वो इतने बड़े रणनीतिकार हैं। कितने राज्यों के चुनाव में तो उन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया। पर अभी तक एग्जिट पोल में उनका हाल बहुत खराब लग रहा है। दूर दूर तक ही नहीं है। वो अलग बात है, उन्होंने ये कह रखा है या तो मैं आर्ट्स पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा, या तो 150 या 10। पर एग्जिट पोल में किसी ने उन्हें 10 नहीं दिए। देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को किसी भी एग्जिट पोल ने 5 से ऊपर सीटें भी नहीं दी है मेरे ख्याल से। ठीक है, और ये बड़ा ही गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जब बिहार विधानसभा चुनाव शुरू नहीं हुए थे उस समय से लगातार वो लोगों के बीच जा रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और वहाँ एक तीसरा मोर्चा हम कह सकते हैं कि खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। अगर देखा जाए बिहार में भाजपा, कांग्रेस और जदयू राजद को छोड़ करके, कि नीतीश लालू की जो राजनीति चली आ रही थी उसको हटा के एक तीसरा मोर्चा वहाँ तैयार किया जाए, जो क्षेत्रीय पार्टी का बना, जन स्वराज पार्टी, इस तरह से। लेकिन आप अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे, देखिए, अगर हम जो बड़े जितने भी सर्वे किए गए हैं उनके आंकड़े आपको बताएं, मेट्राइज ने उनको 0 से 2 सीटें दी हैं, पीपल्स प्लस ने उन्हें 0 से 5 सीटें दी हैं, दैनिक भास्कर ने 0 से 3 सीटें दी हैं, पीपल्स इनसाइट ने 0 से 2 सीटें दी हैं, जेवीसी ने तो 0 से 1 सीट दी है। ये बहुत हैरान करने वाला है। वहीं पी मार्क, जैसा कि नीतीश ने जिक्र किया कि 1 से 4 दी है, वहीं चाणक्य ने 0 दिया है, 0। और चाणक्य का अक्सर सर्वे सही माना जाता रहा है। पिछले कुछ विधानसभा उपचुनाव की बात करें, चुनावों की बात करें, तो कई लोकसभा के चुनावों की बात करें तो चाणक्य का अक्सर सही माना जाता है। उन्होंने 0 सीट दी है। डीवी रिसर्च की बात करें तो 2 से 4 है, वहीं टीआईएफ रिसर्च ने भी 0 सीट दी है। तो कुल मिलाकर 1 से 2 या 2 से 3 सीट पर ही प्रभावी दिखेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी इतना प्रभाव जरूर डालेगी कि वोट तो जरूर कटेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो न्यूज़ पिंच ने उन्हें 12.7% वोट शेयर दिया। ये बहुत बड़ी बात है प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि 10% का वोट मार्जिन किसी नई पार्टी के लिए कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आपको बता दें कि ये अभी जो एग्जिट पोल आए हैं वो सिर्फ आंकड़े होते हैं। इन आंकड़ों के इस पर सरकार नहीं बनती है, नहीं बिगड़ती है, लेकिन ये एक सर्वे होता है कि लोगों ने किसको चुना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल सही आए हैं, कई बार गलत भी आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कब कब गलत आए हैं। लेकिन इस बीच पहले हम बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में एक और अहम फैक्टर की, जो है बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के सांसद, पार्टी का नाम AIIM। और पिछली बार जब इन्होंने 3 से 5 सीटें जब जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, तो एक बिहार का आंकड़ा कहीं ना कहीं देखने वाला दिलचस्प था कि AIIM जो हैदराबाद की पार्टी है, वो जो नेशनल स्तर पर अपने आप चुनाव लड़ती है हर जगह पे, उन्होंने बिहार में 5 सीटें निकाल ली थी। तो 2025 का चुनाव कैसा रहेगा उनके लिए? दीपक भाई, मैं सही बताऊं, इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो सीमांचलों पर ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सीमांचल के अंदर 24 सीट है और वहाँ की 47% आबादी भाई मुस्लिम है। तो वहाँ पर असलियत में खेला ये हो जाता है। पिछले साल तो उन्होंने 5 सीटें निकाल दी थी, पर दीपक भाई वहाँ पर खेला ये हो जाता है ना कि एक तो ये हो गए असदुद्दीन ओवैसी, इनकी पार्टी, दूसरा विपक्षी पार्टी, वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है, बीच में बीजेपी आके हिंदू उम्मीदवार उतार देती है। अब हिंदू का जितना वोट शेयर है वो हिंदू पे गिर जाता है, पर जो मुसलमान होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बीजेपी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि सीमांचल में ओवैसी की वजह से बीजेपी बेनिफिट में चली गई। जी बिल्कुल। अब देखिए, इनका भी कहना है कि सीमांचल में जो है ओवैसी के कारण बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा, यानी कि कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस और जब हम देखें लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उनका
वोट बैंक कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव वोटर्स रहे हर बार के चुनावों में, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें। तो जब मुस्लिम लोग प्रभावित होंगे ओवैसी से, उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पार्टी है ओवैसी और हमेशा मुसलमानों के हक की बात करते हैं ओवैसी, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो, और बहुत बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन पिछले जो 5 विधानसभा सीट पर जीती थे ओवैसी की पार्टी, वहाँ एक गौर करने वाली बात ये भी होगी नीतीश कि उन 5 विधायकों ने कैसा काम किया है, क्योंकि उस 5 के आधार पर ही तय होंगे। और भाई उन 5 में से 4 को आरजेडी ने तोड़ दिया था पहले ही। अब ये देखिए, अब उनके एक विधायक बचे हुए हैं बस, बाकी 4 को आरजेडी ने उसी टाइम तोड़ दिया था। शायद इसी गुस्से की वजह से ओवैसी ने महागठबंधन से दूरी बना ली, समझौता नहीं किया। हाँ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उन्हें खुला ऑफर दिया था कि आप महागठबंधन में शामिल हुए जिससे वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, पर उन्होंने इनकार कर दिया। और मैं अपनी बात बताऊं, मैं ओवैसी का इनकार करना मैं सही मानता हूं, क्योंकि एक बात मैं आपसे मतलब कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 17% मुसलमान हैं। अगर ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते तो क्या महागठबंधन 17% मुसलमानों को टिकट देता? वो नहीं देता, उसने अभी भी नहीं दिया है महागठबंधन ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरीके का समझौता अगर ओवैसी ने नहीं किया, वो खुद लड़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है उस गठबंधन से। और मेरे ख्याल से ओवैसी जो अपनी एक आइडियोलॉजी है उनकी, उसके ऊपर ही चलते हैं। वो कई बार नहीं लड़ते, वो महागठबंधन का साथ ही रहते हैं। हाँ, कई मुद्दों पर वो बीजेपी के साथ भी नजर आते हैं, कई मुद्दों पर वो कांग्रेस के साथ भी नजर आते हैं। और देखते हैं, जैसे देश की जब भी बात होती है, देश के संविधान की बात होती है, तो अक्सर ओवैसी देखते हैं कि वो अपनी बात बिल्कुल सही तरीके से रखते हैं। और दोनों ही पार्टियों को, मतलब दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों को उनकी बात कहीं ना कहीं जचती भी होगी, क्योंकि ओवैसी खुद बैरिस्टर साहब हैं और उनकी बातों में दम होता है उनके, अगर देखा जाए तो। लेकिन जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि 5 सीटें जीती, उसके बाद एक ही विधायक बचा वहाँ से, तो ये आंकड़े भी कहीं ना कहीं जनता को तो देखना ही पड़ेगा कि हम किसको जिता रहे हैं और वो विधायक किसके लिए काम कर रहा है। क्या वो ओवैसी की ही रणनीति पर आगे बढ़ेगा, या AIM पार्टी के ही जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाएगा, या फिर वो दूसरी पार्टी में मिल जाएगा। ये सब बड़े ही दिलचस्प आंकड़े होते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी नहीं है बिहार में, आप देखें तो कई सारी पार्टियाँ हैं, तो ये भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा होता है। अब हम चाहेंगे कि नीतीश आपको एक बार बता दें कि कौन से एग्जिट पोल में किसने कितने कितने आंकड़े दिए हैं। तो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी एग्जिट पोल हैं सब ने एनडीए की सरकार बना दी है बिहार में। जी, लेकिन बता दें कि आपको कि मेजोरिटी चाहिए 122 सीटों की, जनता को बता दें 122 सीटों की चाहिए। और विधानसभा है, पिछले चुनाव में जो रिजल्ट आए थे वो कुछ इस प्रकार थे कि बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, जेडीयू को 43 सीट मिली थी और आरजेडी को 75 सीट मिली थी और अन्य को 32 सीट मिली थी। तो कहीं ना कहीं पिछले जो टक्कर देखने को मिली वो बीजेपी और आरजेडी में देखने को मिली 74-75 की। हालांकि सरकार इसके अलावा एनडीए की 125 सीटें थी और एनडीए और महागठबंधन में वोट का जो डिफरेंस था वो केवल 12,000 वोट था, बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है। एनडीए की सरकार बनी थी, पर इस बार एग्जिट पोल उस 12,000 को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट करके अभी बता रहे हैं, बाद में रिजल्ट तो हमें 2 दिन बाद पता ही चल जाएंगे। अगर हम बात करें अभी एग्जिट पोल की, तो मैट्रिक्स एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए 147 से लेकर 67 तक ला सकता है, पीपल पल्स के हिसाब से 133 से 159 ला सकता है, दैनिक भास्कर के हिसाब से 145 से 160 ला सकता है, पीपल्स इनसाइड के माध्यम से 133 से 148 तक ला सकता है, जेबीसी के मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से 135 से 150, पीमार के हिसाब से 142 से 162, डीवी रिसर्च के माने तो 137 से 152 और टीआईएफ रिसर्च 145 से 163। मतलब कहीं ना कहीं सब 140 से लेकर 160 के बीच में एनडीए को रख रहे हैं। और महागठबंधन की अगर हम बात करें तो अभी तक मात्र एक चाणक्य स्ट्रेटजी ऐसी मतलब कंपनी है सर्वे की जिसने 100 से प्लस सीट दी है डायरेक्टली, 100 से स्टार्ट ही किए उन्होंने, 100 से 108 उनका कहना है कि आ सकते हैं। अगर हम न्यूज़ पिंच की बात कर ले तो न्यूज़ पिंच ने तो थोड़ा अलग ही मतलब उनका एग्जिट पोल मैं मानता हूँ। उनकी बात करें तो 243 में से वो एनडीए को 121 दे रहे हैं, सरकार तब भी नहीं बन रही, बहुमत तब भी नहीं दे रही। और उन्होंने ये आगे लिखा है कि 6 प्लस माइनस हो सकता है, महागठबंधन को 119 दे रहे हैं, 6 प्लस माइनस हो सकता है। और वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को वो 38.4% दे रहे हैं और महागठबंधन को 39.2% दे रहे हैं, जनस्वराज को 12.7 और अन्य को 9.8। यहाँ पर मतलब न्यूज़ पिंच ने तो थोड़ा अलग ही खेल कर दिया, उसने डायरेक्टली किसी की सरकार नहीं बनाई महागठबंधन और एनडीए की, उसने बीच में अटका दिया, हाँ भाई दोनों की बन सकती है। तो चलिए, ये तो थी बात आंकड़ों की, लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक खास बात और नजर आई, वो थी महिलाओं की।
जब भी चुनाव होते हैं महिलाओं के लिए कई बातें रखी जाती है, कई वादे किए जाते हैं, चाहे आपने राजस्थान में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, छत्तीसगढ़ में देखा होगा, लोकसभा चुनावों में देखा होगा। और महिला फैक्टर जो है कहीं ना कहीं असरदार भी होता है। तो इस बार बिहार चुनाव में महिलाओं की क्या स्थिति रही है? दीपक भाई, महिलाओं की स्थिति ये रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाला है। अगर हम टोटल की बात करें तो दोनों फेसों को मिलाकर महिलाओं ने 71% वोट डाला है, जो उनका मतलब 100% है। उसमें से पुरुष जो हैं वो उनसे काफ़ी नीचे हैं, 62.8 है उनका। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिहार के अंदर महिला मतदाता मतलब ज़्यादा जागरूक है पुरुष के मुकाबले। और महिला मतदाता ज़्यादा जागरूक है, इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार को ऐसा है क्योंकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 10,000 वाली स्कीम निकाली थी, जिसके तहत तमाम रुपए बांटे गए हैं। और कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा नीतीश कुमार और एनडीए के लिए। तो कुछ आंकड़ा आपको बता दें कि जब 2015 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय 51.1% पुरुषों ने वोट डाले थे और 7.4% महिलाओं ने वोट डाले थे। 2010 के जब चुनाव हुए थे उसमें 53% पुरुषों ने मतदान किया और 54.5% जो था वो महिलाओं का रहा था। इस तरह 2020 के चुनाव में भी महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की थी। पुरुषों ने 54.6% डाला था, महिलाओं ने 59.7% डाला था। यानी पिछले 3 चुनावों में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है। तो कहीं ना कहीं महिला फैक्टर तो हावी रहेगा, जिसकी वजह से पिछली बार भी सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, और इस बार भी कहीं ना कहीं वो असर दिखाएगा। क्योंकि महिला वोटर हर राज्य में, हर लोकतंत्र के इस मतलब हर पर्व में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और खासतौर पर बिहार में जिस तरह के आंकड़े बताते हैं, क्योंकि पुरुषों की संख्या, वोटों की संख्या कम है, महिलाओं की ज़्यादा। इसकी एक वजह ये भी है जो अक्सर बिहार विधानसभा चुनाव में उठता है, वो है प्रवास। मानते हैं आप इस बात को कि प्रवास में अक्सर पुरुष जाते हैं, जिस वजह से भी मेरे ख्याल से लगता है कि पुरुषों की वोटिंग कम हुई होगी। क्योंकि वहाँ पर जो प्रवासी हैं मतलब ज़्यादातर मर्द जो होते हैं वो पलायन करके दूसरी जगह नौकरी कर रहे होते हैं। महिलाओं की संख्या बिहार में घरों में अधिक हो सकती है, ऐसा कोई डेटा वगैरह हमने नहीं पढ़ा, पर हम एक मतलब जेन्युइन बात कह रहे हैं। क्योंकि पलायन के लिए ज़्यादा आदमी ही घर से निकलकर दूसरे शहर या दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं महिलाओं के मुकाबले। तो ये हो सकता है कि इसलिए महिला ज़्यादा वहाँ पर वोटिंग। अच्छा, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए जैसे कि 10 लाख से ज़्यादा महिला सहायता समूह की स्थापना की थी। संयुक्त सदस्य 1,32,00,000 के करीब है। 2006 में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की कोशिश भी नीतीश ने की थी। तो कहीं ना कहीं कोशिश नहीं की थी, वो दे दी थी। हाँ, वो पहल जो पंचायती राज में बिहार में 50% सीटें महिलाओं को दे दी थी नीतीश कुमार ने। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनका भी महिलाएं ध्यान रखती है, क्योंकि महिलाओं के हक की बात अक्सर नीतीश कुमार करते हैं, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार खुद रैली में कहा था कि यहाँ पर हमारी जीत के पीछे जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, और साइलेंट वोटर कोई और नहीं, वो महिलाएं हैं। तो इस बार भी महिला फैक्टर कहीं ना कहीं हावी रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हमने बात करी प्रशांत किशोर की, ओवैसी फैक्टर की, महिलाओं की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महागठबंधन ने मेहनत तो काफ़ी की। देखिए आखिरी के जो 15 दिन थे उसके अंदर तेजस्वी यादव ने 171 रैलियाँ की हैं, जो सबसे ज़्यादा है, उनके कोई अगल बगल नहीं है। एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, इस बार भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एग्जिट पोल कोई पत्थर की लकीर हो गए इस बार। 2024 में बीजेपी 400 पार हो रही थी, बहुतों ने 400 पार कर दिया था, एग्जिट पोल में 240 पर रह गए। हरियाणा में सबने कांग्रेस की सरकार बना दी थी हरियाणा में, पर बीजेपी जीत गई। वही नहीं, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ पर हार गई और बीजेपी की जीत हुई, जिस तरह सबने देखा। यानी कि ये जो एग्जिट पोल आते हैं वो सिर्फ आंकड़े हैं, शुरुआती आंकड़े होते हैं, कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान होते हैं, जिसमें जनता ही बताती है कि किसको उन्होंने तय करना है या नहीं करना है। लेकिन जो मतपेटी पे वोट जाते हैं वो अलग आंकड़े पेश करते हैं, और उसी से सरकार बनती है और बिगड़ती है। तो ये कुल मिलाकर आंकड़ा था बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम तमाम राजनीति की खबरों से आपसे रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार।